मैं उसे लेता हुआ कालीन पर गिरा तो रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल चुका था। उसकी तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेरी तरकीब बहुत फरसोदा लेकिन फितरी थी। लम्हा भर की गफरत में बाजी उसके हाथ से निकल गई थी। मैंने उसके चेहरे और पेशानी पर पैर दर पैर टकरों की भरमार कर दी। इस नागहानी आफत ने उसे संभलने से पहले ही बदहवास कर दिया। उसके हल्क से घुटी घुटी आवाजें निकल रही थी। फिर मेरे दोनों हाथ भी यक बयक हरकत में आ गए और उसका चेहरा बहुत तेजी के साथ बिगड़ने लगा। उसने मेरे चेहरे पर जवाबी वार करने की कई कोशिशें की, लेकिन उचटती हुई बेसूद सरबात के अलावा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। इस वक्त हम दोनों ही निहत्ते और एक पर एक के असूल पर लड़ रहे थे। मेरा ख्याल था कि मैं उसका भरकस निकालने की पोजीशन में आ चुका था, लेकिन वो अपनी इस्तरारी चीखों को राहतों तक महदूद रखने के जतन कर रहा था। शायद उसे डर था कि उसकी आवाजें सुनकर मुलाजमीन वगैरह इधर निकल आए तो उसके बच निकलने की रही सही उम्मीदें भी दम तोड़ जाएंगी। आखिरकार उसकी दाहिनी कनपट्टी मेरे मुक्के की इज्जत में आ ही गई। जरा लगते ही उसे तारे नजर आ गए। एक झटके के साथ उसका बदन साकत हो गया। मुझे अंदाजा था कि उसकी वो बेहोशी चंद मिनट से ज्यादा तवील साबित नहीं होगी। मुझे जो कुछ करना था उसी कलील सी मुद्दत में करना था। उसने गजाला के लिए तहकीर अमेज अंदाज में लौंडिया का लफ्ज इस्तेमाल किया था, जिस पर वो इबरतनाक सजा का हकदार बन चुका था। मैं ड्राइंग रूम के बंद दरवाजे का बोलट गिराकर तकरीबन दौड़ता हुआ अंदर गया और किचन से सब्जी काटने वाली छुरी उठाकर वापस भागा तो वहां मसरूफ खानसामा मेरे तेवरों से दहशत ज़दा होकर किचन से भाग निकला। मैंने बाएं हाथ के अंगूठे और उसके बराबर वाली उंगली से अपने बेहोश हरीफ के रुखसारों में पूरा दबाव डालकर उसे बेहोशी के आलम में मुंह खोलने पर मजबूर कर दिया। जो ही उसकी जुबान तड़प कर दहाने से बाहर आई, मैंने बाएं हाथ की उन ही 2 उंगलियों के नाखून उसकी नरम गरम और लिजी जुबान में काट दिए। अगले ही लम्हे मैंने अपने दाहिने हाथ में दबी हुई छुरी की तेज धार से किसी पेशावर कसाब किसी सर्द महरी के साथ उसकी जुबान बाहर खींच कर काट दी। उसकी कटी हुई जुबान से खून का फवारा उबला, लेकिन पल भर में जुबान उसके दहाने में गायब हो गई। अजियत के बायस उसके बेहोश बदन ने एक तेज झटका लिया। मैंने उसकी कटी हुई जुबान का बेजान लोथड़ा उसकी जेब में डालकर उसी के दामन से अपने हाथ और छुरी का भल साफ किया और एक तरफ हटकर बैठ गया। उसकी बेहोशी का तसलसल मेरी हैरतनाक था। मेरा ख्याल था कि जुबान कटते ही वो अजियत से बुलबुलाकर होश में आ जाएगा, लेकिन उसका जिस्म मुतहरिक होने के बावजूद उसकी बेहोशी में फर्क नहीं आया था। उसके दहाने में खून भरने के बाद उसकी धारें उसकी बाजू से बहने लगी थी। मैंने उसके रिवॉल्वर पर कब्जा किया और उसके होश में आने के इंतजार में एक तरफ खड़ा हो गया। उसके दहाने से खून बहने की रफ्तार भी मेरे कयास से कम थी। पता नहीं उसके खून में तेजी से जमने की सलाहियत थी या फिर लौबे दहन के तिलिस्माती असर ने उसकी कटी हुई जुबान से खून बहने की रफ्तार कम कर दी थी। मैं पूरे इन नमाग से उसकी तरफ मुतवज्जा था कि अंदरूनी समझ से बुलंद होने वाली एक इस्तरारी निस्वानी चीख पर उछल पड़ा। दरवाजे के वस्त में सलमा पटी पटी आंखों के साथ अपने मुंह में दुपट्टा दिए खड़ी थी। शायद किचन से भागने वाले खानसामा ने उसे मेरे वहशाना तेवरों की खबर पहुंचा दी थी और वो अपने ड्राइंग रूम के कालीन पर खून आलूद दहाने वाले एक इंसानी वजूद को पड़ा देखकर बुरी तरह दहशत ज़दा हो गई थी। डरो नहीं, मैंने उसे तशफी अमेज लहजे में कहा तो मुझे खुद अपनी आवाज अजनबी से महसूस हुई। ये मरा नहीं बल्कि बेहोश और जख्मी है। ये जहांगीर को अगवा करने या कत्ल करने के मजमूम इरादे से यहाँ आया था। तुम यकबस्ता पानी में स्कंजबीन बनाकर जहांगीर को पिलाओ ताकि वो जल्द अज जल्द अपने होश व हवास में आ सके। हमें मिल बैठकर फौरी तौर पर कुछ अहम फैसले करना होंगे। अच्छा ही हुआ कि इस वक्त मैं यहाँ मौजूद था। खुद पर काबू रखो और अंदर वापस चले जाओ। उसने बेहोश शख्स की तरफ से सर घुमाकर पटी पटी दहशत ज़दा और वीरान आंखों से मेरी तरफ देखा और फौरन ही कांपती हुई अंदर की तरफ चलती। मुझे उम्मीद थी कि उसने मेरी बात समझ ली होगी और मेरी हदायत पर फौरी अमल शुरू कर देगी ताकि मैं इंतजार में वक्त बर्बाद किए बगैर जहांगीर से सूरत हाल पर मशवरा कर सकूं। अचानक शीदा खूनी के जिस्म में तेज हरकत पैदा हुई। उसी के साथ उसके दहाने में भरा हुआ खून एक कुपकाई की सूरत में उसके कालर, सीने और गिरिबान को रंगता चला गया। लम्हा भर बाद ही वो खरखराता हुआ अपने कदमों पर उठ खड़ा हुआ। वो यकीनी तौर पर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हल्क से हवा खारिज होने की यानी आवाजों के साथ ही फिजा में खून की कुछ चींटे उड़कर रह गई थी। कुव्वत गोयाई या जुबान से महरूमी का पहला एहसास होते उसने दोनों हाथों से दीवाना वार अपनी जुबान को महसूस करना चाहा। फिर हकीकत का इदराक होते ही उसका चेहरा यकलख्त तारीक हो गया। मैं जहांगीर नहीं, डैनी हूं। मैंने उसके रिवाल्वर की नाल उसकी तरफ लहराते हुए कहा, और मेरी बीवी लौंडिया नहीं, मादाम गजाला है। शहर के बदमाशों को किसी तरह बता देना कि मैं इनके लिए अब भी पुराना डैनी हूं जो अपनी तरफ उठने वाले हर हाथ को तोड़ देने का आदी था। मैंने तुम्हें इबरत का नमूना बनाने के लिए जिंदा रखा है। अब यहां से निकलो और दफा हो जाओ। आइंदा तुम्हारी मनहूस सूरत नजर आए तो इसे धड़ से अलग कर दूंगा। वो दहशत ज़दा अंदाज में सहमे सहमे कदमों से नकासी के रास्ते की तरफ बढ़ा तो मेरा खून एक बार फिर खौल उठा। मैंने गैर इरादी तौर पर अपने एक पैर से जूता उतारा और तेजी से आगे बढ़कर उसके सर पर जूते मारने शुरू कर दी।
वो कोई मुजाहमत किए बगैर सिर्फ अपने सर को बचाने की कोशिश करता रहा और वो भी नाकाम। दरवाजे के करीब सरकता रहा। मैं उसे इसी तरह जूते मारता हुआ बाहर बरामदे तक लाया। खुली जगह पर आते ही उसने बगटट फाटक की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने उसके पीछे फाटक तक जाने का इरादा करके फौरन ही मनसूख कर दिया। मुझे याद आ गया था कि शीदा खूनी के साथ कम अज कम एक मुसल्ला चीनी में बाहर मौजूद था, जो मेरे लिए खतरनाक साबित हो सकता था। शीदा खूनी के बाहर निकलते फिजा में किसी कार का इंजन स्टार्ट होने की आवाज गूंजी। फिर चंद सानियों बाद ही इंजन की तेज होती हुई आवाज दूर होती चली गई। गालिबन वो लोग बदहवासी के आलम में फरार हुए थे। फिर बाहर से चौकीदार चीखता हुआ अंदर दाखिल हुआ और मुझे देखते ही गिरता पड़ता मेरी तरफ हो लिया। चौकीदार के आते ही इधर उधर से कई मुलाजमीन भी निकल पड़े। शायद खानसामा ने उन सबको संगीन सूरत हाल से आगाह कर दिया था और वह सब मुख्तलिफ मकामात पर छुप कर बाहर निकलने के मौका का इंतजार कर रहे थे। उनमें से हर एक के हाथ में पाइप या डंडे जैसी कोई ना कोई चीज मौजूद थी। खौफ, सनसनी और हिजान से उन सब की हालत गैर हो रही थी, मगर यह बात काबिल तारीफ थी कि वह राह फरार इख्तियार करने के बजाय मेरे कुर्बो जवार ही में मंडला रहे थे, ताकि किसी बुरे लम्हे में मेरी मदद को आ सके। इस भीड़ में खानसामा का पता नहीं था। अधेड़ उम्र चौकीदार इस कदर डरा हुआ था कि उससे बोला ही नहीं जा रहा था। मैंने उसके शाने पर हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए दूसरे मुलाजमीन को हदायत की कि वो फौरी तौर पर फाटक बंद करके अंदर से मुकफ्फिल कर लें और हाथी में मौजूद रहकर निगरानी करते रहे ताकि कहीं से कोई अंदर न कूद सके। मैंने उन्हें सख्ती से हुक्म दिया कि मेरी इजाजत के बगैर किसी भी हालत में फाटक न खोला जाए। वो एक टोली की सूरत में यकजा होकर उस अंदाज में फाटक की तरफ बढ़ने लगे जैसे उन्हें वहां दुश्मन के किसी आदमी की मौजूदगी का खतरा हो। वो मंजर देखकर पेशावर चौकीदार खुद पर काबू न रख सका। उसने मुझसे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसका मुंह खुश्क हो रहा था। वो बोल ही न सका। उस कोशिश में नाकामी के बाद तकरीबन दौड़ता हुआ उस मोहताज टोली से आगे निकलता चला गया। उसने पुरशोर आवाजों के साथ आईनी फाटक के बोलेट और कुंडे लगाकर उन्हें मुकफ्फिल किया और दोबारा दौड़ता हुआ मेरे पास लौटा। वो बहुत तेजी के साथ खौफ और सदमे की इब्तदाई असरात से बाहर आ रहा था। उसने मुंतशिर और बेरब्त फिक्रों में जो कहानी सुनाई उसका खुलासा यह था कि आने वालों की तादाद 3 थी। उनमें से 2 मकामी और 1 चीनी था। शीदा खूनी ने जब गेट पर घंटी बजाई तो चौकीदार ने फाटक खोलने से पहले ही बाहर खड़ी हुई टैक्सी देख ली थी, जिसमें ड्राइविंग सीट पर एक मकामी शख्स और पिछली नशिस्त पर एक मोटा और जर्द रूस चीनी विराजमान था। जब शीदा खूनी ने जहांगीर से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की तो उसने अपने दोनों साथियों का कोई जिक्र नहीं किया, जिस पर चौकीदार का माथा ठिनका, मगर उसने इंटरकॉम पर मुझे मुतजब्जब अंदाज में मुतल्ला कर दिया। मेरी हदायत पर वो शीदा खूनी को ड्राइंग रूम में बिठा कर आया तो उसके कैबिन में मोटा चीनी मौजूद था। जब वो चीं चां करने के बावजूद चौकीदार को अपनी कोई बात न समझा सका तो उसका हाथ थाम कर उसे बाहर टैक्सी तक ले गया, जहां दूसरे मकामी ने रिवाल्वर के जोर पर उसे अपने बराबर में बिठा लिया था। उसका कहना था कि जब तक उसका साथी अंदर से नहीं लौटा था उसे टैक्सी में बैठना पड़ेगा। इस दौरान में वो दोनों अंग्रेजी में बात करते रहे, जिसके सिर्फ इक्का दुक्का अल्फाज ही चौकीदार के पल्ले पड़ सके, लेकिन उनसे वो कोई नतीजा अखज नहीं कर सका। फिर जब शीदा खूनी अपने खून आलूद धाने और लिबास के साथ दौड़ता हुआ नमूदार हुआ तो उसके दोनों साथी बुखला गए। जब वो शीदा खूनी को पिछली नशिस्त पर बिठा रहे थे तो चौकीदार अपनी समझ का दरवाजा खोलकर टैक्सी में से भाग निकला। टैक्सी वाले इस कदर उजलत में थे कि उसकी परवाह किए बगैर तेज रफ्तारी के साथ वहां से फरार हो गए। मेरे लिए वो मालूमात ये साबित करने के लिए काफी थी कि जिमी लाइट के बयान के मुताबिक मकाओ के डॉन क्वांग फू के आदमी मेरी तलाश में कराची पहुंच चुके थे और उन्होंने मेरे लिए शहर में जाल फैलाना शुरू कर दिया था। मेरे लिए यह बात हैरत अंगेज थी कि डॉन के पास मेरे फ्लैट का फोन नंबर मौजूद होने के बावजूद उन लोगों ने फोन के जरिए फ्लैट तक पहुंचने की कोशिश नहीं की थी। डॉन के आदमी इतनी अहमक नहीं हो सकते थे कि एक यकीनी सुराग को छोड़कर मोहूम इम्कानात का पीछा करना शुरू कर देते। उनकी इस लग्जिश का सिर्फ एक ही सबब मेरी समझ में आता था कि मकाऊ से मेरे फ्लैट पर की जाने वाली 2 फोन कॉल्स और फ्लैट से मिलने वाले टके से जवाब की बिना पर उन्होंने ये यकीन कर लिया था कि मैं वो जगह छोड़कर कहीं जा चुका था और नए वकील मेरे नए ठिकाने के बारे में कुछ नहीं जानते थे। और मेरी खुशफहमी ही हो सकती थी, इसलिए डॉन के आदमियों से पहले झड़प के बाद यह लाजिम हो गया था कि मैं फौरी तौर पर गजाला वगैरह को उस खतरे से बाखबर कर दूं ताकि कोई हतमी फैसला होने तक वो लोग अपनी हिफाजत की तरफ से पूरी तरह होशियार और चौकन्ने रहे। चौकीदार से निमटने के बाद मैं अंदर पहुंचा तो सलमा अपने खानसामा के साथ जहांगीर की ख्वाबगाह में मौजूद थी और वो बदस्तूर अपनी ही तरंग में था। एक तपाई पर लीमू के तेज और ठंडे शरबत से भरे हुए जग के साथ इमली का पानी देखकर मुझे दिल ही दिल में एतराफ करना पड़ा कि एक शराबी की बीवी होने के एतबार से सलमा नशा तोड़ने के गुरों से भी खूब वाकिफ थी। इस वक्त सिर्फ तुर्शी ही जहांगीर का नशा तेजी से गायब कर सकती थी। सलमा बहुत ज्यादा खौफजदा थी। उसके चेहरे की रंगत हल्दी की तरह जर्द हो रही थी। मेरे पहुंचते उसने हाथ पैर छोड़ दिए और एक कुर्सी पर गिर सी गई। उसके बदन पर इस वक्त भी खौफ की कपकपी तारी थी। शायद उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान को इस कदर अबतर हालत में देखा था। मेरा दिल काबू में नहीं है, वह हफ्ते हुए बोली। मैंने कंजमीन का एक गिलास पिला चुकी हूँ, अब तुम ही ने होश में लाओ। मुझे तो ये सोच कर होल आ रहे हैं कि कहीं पिछली बार की तरह हमारे घर पर मुसल्ला धावा बोल दिया गया
तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? उसका इशारा इस होलनाक मार्के की तरफ था जो इसी मकान में मेरे और वीरा के दरमियान बपा हुआ था। वीरा के साथ महाराज उर्फ माजे के मुसल्ला आदमियों का पूरा लश्कर था, जिसकी कमान वो खुद कर रही थी, और मकान के गिर्द सैंडो समेत माफिया की भारी नफरे ने मोर्चे जमाए हुए थे। उस रात फायरिंग का इस कदर शदीद तबादला हुआ था कि सन्नाटा हो जाने के बाद भी बहुत देर तक इस इलाके की फिजा जले हुए बारूद की बू से बोझ रही थी। उस बार वीरा के साथ ही माजे के जो लोग लहूलुहान हुए थे या मारे गए थे, उन्हें वो खुद ही उठा कर ले गए थे। इसलिए उस घुमसान के मुकाबले में सलमा को किसी जख्मी या मुर्दे का सामना नहीं करना पड़ा था। मौजूदा सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। मैंने उसे तशवीश देने की कोशिश की, ऐसा नहीं होगा, फिर भी मैं हर मुमकिन एहतियात करूंगा। चोरी और अगवा करने वालों में इतना हौसला नहीं होता कि खुलकर सामने आ सके। मैंने उसे जूते मारकर भगाया, लेकिन वो कौन है जो इनके अगवा पर तुला हुआ है? वो बददस्तूर हाम पे जा रही थी। इनके साथ ऐसी क्या खराबी है कि थोड़े थोड़े दिनों बाद कोई ना कोई नागहानी मुसीबत आती रहती है। मैं उसे यह बताने की हमाकत नहीं कर सकता था कि जहांगीर के इन मसाइब की जड़ मेरी और उसकी गहरी दोस्ती थी। इस वक्त उसे टालना ही सबसे बेहतर था। मैंने कहा, इस पर तो जहांगीर ही रोशनी डाल सकेगा। तुम अपने कमरे में जाकर अपने बच्चे के साथ आराम करो, जहांगीर को मैं देख लूंगा। फिर मैं खान सामा से मुखातिब हो गया, बेगम साहिबा के साथ जाओ, इन्हें कमरे में पहुंचाने के बाद साहब के लिए नाश्ता तैयार कर लेना। चौकीदार तो खैरियत से है ना? सलमा ने जाते जाते नकाहा तालूद आवाज में पूछा। खौफजदा है मगर खैरियत से है। मैंने फाटक मुकफ्फिल करा दिया है, उसे मेरी इजाजत के बगैर नहीं खुलवाना। तुमने उसे जूते मारकर भगाने के बजाय पकड़ लिया होता तो हम उसे पुलिस के हवाले कर सकते थे। उसने बाहर निकलते हुए शिकवा किया। पुलिस वाले उससे बहुत कुछ उगलवा सकते थे। मैं कह रहा हूं कि अपने जहन को ना थकाओ। वो 3 थे, उनमें एक चीनी भी था। मैं उसे ना छोड़ता तो वो तुम्हारे चौकीदार को जान से मार डालते। अब खामोशी से जाओ और आराम करो। तखलिया हो जाने पर मैंने जहांगीर के मुंह पर ठंडे पानी का गिलास अंडेला तो वो फिरिंगा लेकर मनमनाने लगा। मैंने उसके रुखसारों पर पैर दर पैर थप्पड़ लगाए तो उसने अपनी लाल लाल आंखें फाड़ने की कोशिश की और मैंने सहारा देकर उसे सीधा बिठा दिया और फिर इमली के पानी का गिलास उसके मुंह से लगा दिया। मेरी कोशिश तेजी के साथ बराबर हुई और उसके खाली मैदे में उतरी हुई अस्काच बाहर आने के बाद उसकी हालत संभलने लगी। मैं उसे फैली हुई ख्वाबगाह से ड्राइंग रूम में ले आया। नाश्ता शुरू करने तक उसे इल्म नहीं हो सका कि उसकी बेहोशी के दौरान में क्या हालात रूनमा हुए थे। पेट पूजा के बाद भी वो सुरूर के आलम में था, लेकिन इस काबिल हो चुका था कि उसे किसी संजीदा मौजू पर खुलकर बात की जा सके और वो इस पर कोई साहिब राय दे सके। वो नाश्ते से फारिग हुआ तो मैंने उसे आहिस्ता आहिस्ता शीता खूनी के बारे में बताना शुरू कर दिया और जहांगीर की आंखें हैरत से फैलती चली गई। इस बार मैंने वो बातें भी दोहरा दी जो मुझे माफिया में काम करते हुए सैंडो की जुबानी मालूम हुई थी। मैं बजाते खुद कभी भी शीता खूनी से नहीं मिला था, लेकिन सैंडो ने मुझे जो कुछ बताया उसके मुताबिक शीता खूनी शेरशाह के इलाके में रहने वाला एक उजरती कातिल था। मुनासिब मुआवजा देकर उसे किसी भी शख्स के कत्ल पर आमादा किया जा सकता था। मशहूर था कि वो कमोबेश 22 खून कर चुका था, लेकिन कत्ल के जुर्म में कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया था। फसाद और शराब पीकर चोरों गूगा करने के जुर्म में वो कई बार मुख्तसर सजाएं जरूर काट चुका था। अब तुम इस कहानी पर गौर करो, मैं जरा गजाला वगैरह को मुतवक्का खतरे से आगाह कर दूं। मैंने अपनी कहानी मुकम्मल करने के बाद कहा और फोन की तरफ बढ़ गया। ये याद रखना कि मैंने सलमा को यह नहीं बताया कि शीदा मेरी वजह से तुम्हें अगवा करने आया था। ये गनीमत हुआ कि दूसरी तरफ से गजाला ने फोन मौसूल किया। इसमें खूबी ये थी कि वो मुझसे गैर जरूरी बहस में नहीं हो रही थी। उसकी जगह वीरा होती तो फोन पर ही बाल की खाल निकालनी शुरू कर देती। मैंने बहुत इख्तिसार के साथ उसे शीदा खूनी की आमद और रवानगी के बारे में आगाह करने के बाद डान क्वांग फू के आदमियों की तरफ से होशियार रहने की हिदायत की और फोन बंद कर दिया। मेरे लिए यह बात हैरान कुन है कि वो तुम्हारी तलाश में था और तुम्हारा सूरत आशना तक नहीं था। जहांगीर ने बहुत गौर व फिक्र के बाद उस वारदात में वो आम तरीन नुक्ता दरियाफ्त किया था। मैंने कुर्सी पर बैठने के बजाय बेचैनी से टहलते हुए कहा, वो लोग तुम्हें अगवा करने के महदूद मकसद के साथ यहाँ आए थे। हो सकता है कि मेरा सुराग पा लेने के बाद डॉन के आदमी मुझसे खुद ही दो हाथ करने का इरादा रखते हो। एक शर्मनाक हकीकत है कि मेरी वजह से तुम बार बार मुश्किलात का शिकार होते चले आ रहे हो। आज के वाक़े के बाद मेरे लिए यह एहसास जुर्म नाकाबिले बर्दाश्त हो चला है। बार बार कहाँ, कभी कभार ऐसा हो ही जाता है। उसने कहना चाहा मगर मैंने उसकी बात काट दी। पहले माजे ने वीरा की माँ पर तुम्हें अगवा करके मेरे बारे में तुम्हारी जुबान खलवाने के लिए तुम्हें वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। फिर उसने भारी मुसल्ला नफरी के साथ तुम्हारे घर पर चढ़ाई कर डाली। उसके बाद वीरा ने इंतकामन तुम्हारे बेटे को अगवा कर लिया और अब डान कांग फू के आदमियों की नजरें भी तुम पर मरकूज हैं। तुम पर ये सारे मसाइब सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से नाजिल हो रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मौजूदा खतरे का मुश्तरका तौर पर सद्देबाब करने के बाद मैं तुमसे किनारा कशी इख्तियार कर लूँ ताकि मेरे गुनाहों का अजाब तुम्हें और तुम्हारी मुख्तसर सी फैमिली को ना भुगतना पड़े। वो अपनी जगह पर पहलू बदल कर आरफाना अंदाज में होले से हंस पड़ा और फिर बोला, कमाल है कि बिला नोशी मैंने की और बहक तुम रहे हो। पहली बात तो यह है कि मैं मुकद्दरात में पुख्ता यकीन रखता हूँ। तुम्हारा वजूद तक न होता तब भी ये मुश्किलात किसी और बहाने से नाजिल हो सकती थी। मेरे मुकद्दर में जो कुछ लिख दिया गया है वो तो होना ही है। इसमें तुम्हारे या किसी और के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें फर्क पड़े या ना पड़े, मेरी ज़मीर की खलिश दूर हो जाएगी।
तुम्हारी खलिश इसी वक्त कम हो सकती है जब तुम्हारे दुश्मन मेरा पीछा करना तर्क कर देंगे, और यह हो ही नहीं सकता। तुम मुझसे मिलो या ना मिलो, हमारे पुराने मरासिम की शोहरत की बिना पर तुम्हारे दुश्मन मुझे तुम्हारा दोस्त ही तस्वुर करते रहेंगे। ये छाप इतनी गहरी है कि जिंदगी भर खत्म नहीं हो सकती। जब तुम किसी की दुम मरोड़ोगे, वो तुमसे मार खाने के बाद मेरे घर पर चढ़ाई कर देगा। इसका बस एक ही इलाज है कि तुम भी मेरी तरह शरीफाना जिंदगी इख्तियार कर लो। तुम्हारी दुश्मनियां खत्म होंगी तो मैं खुद ब खुद महफूज हो जाऊंगा। मगर ये तो बताओ कि शीदा खूनी किसके लिए काम कर रहा है? फिलहाल मैं कोई अंदाजा नहीं लगा सका। ये बात की बातें, इस वक्त तुम्हें अपनी हिफाजत की फिक्र करनी चाहिए। शीदा खूनी तुम्हारे लिए जल्द ही मसाइब खड़े करने की कोशिश करेगा। उसकी खिदमत किराए पर हासिल करने वाले भी यहाँ दोबारा तबाह आजमाई कर सकती है। हो सकता है कि शीदा खूनी दहशत के बायस इसी तरफ का रुख करने की हिम्मत न कर सके, लेकिन भारी मुआवजे के लालच में शहर के दूसरे बदमाश इस काम पर आमादा हो सकते हैं। मेरे पास बहुत सहल तरकीब मौजूद है। वो चंद सानियों तक खामोश रहने के बाद बोला, सलमा काफी दिनों से मेके जाने के लिए इसरार कर रही है। मैं रात ही उसे लाहौर रवाना कर देता हूँ। मैंने गौर से उसकी तरफ देखा, फिर पूछा, असल खतरा तुम्हें हो सकता है, तुम क्या करोगे? मेरी फिक्र ना करो, मैं भी रिपोर्ट हो जाऊंगा। मैंने फैक्ट्री में जब से प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट और अकाउंट को कंप्यूटर पर डाला है, हर दिन की तस्वीर आईने की तरह सामने रहती है और सुपरवाइजरों को भी मालूम होता है कि किस शोबे में ज्यादा तवज्जो की जरूरत है। 10-5 दिन मेरे बगैर भी काम इसी तरह चलता रहेगा। अपने बारे में उसका मंसूबा लाजवाब था। मिसेस खान अपने घर वालों से अपने बास के साथ बैरूनी शहर के कारोबारी दौरे का बहाना करके उसके पास आ जाती और दोनों फर्जी नामों से शहर के किसी बड़े होटल में मुकीम हो जाते। उन दोनों के मरासम नए नए थे, इसलिए वो एक दूसरे से उकताए बगैर हफ्ता अशरा तक हंसी खुशी होटल के कमरे तक महदूद रह सकते थे। होटल के अमले के लिए वो कोई नई बात न होती। उन दोनों की जुमला जरूरियात उस फ्लोर बल्कि कमरे में पूरी हो सकती थी। मेरी तरफ से मैदान साफ होने का इशारा मिलने के बाद जहांगीर अपनी सहूलत के मुताबिक उस फर्जी दौरे से वापस आकर अपने मामूल की जिम्मेदारियां संभाल सकता था। वो मंसूबा बेदाग और काबिल अमल था। मैंने कहा, फिर वक्त ज़ाया ना करो, रात का इंतजार करने के बजाय पहली परवाह से सलमा को उसके मेके रवाना कर दो। शीदे की अबतर हालत का उसने बहुत गहरा असर लिया है। क्या रही तो वो ख्वाब में भी उसको देख कर डरती रहेगी। फोन करने पर मालूम हुआ कि लाहौर के लिए अगली बराह रास्त परवाज 7 बजे थी। उससे पहले 5 बजे शाम एक और परवाज सक्कर के रास्ते लाहौर रवाना होनी थी। हमारे लिए अहम मसला यह था कि सलमा को जल्द अज जल्द शहर से निकाल दिया जाए, फिर बराह रास्त के मुकाबले में सक्कर के रास्ते जाने वाली परवाज में नशिस्त भी आसानी से मिल सकती थी। इसलिए जहांगीर ने फोन पर फैक्ट्री के एक मुलाजिम को सलमा और उसके शीरख्वार बच्चे का टिकट घर पहुंचाने की हदायत की। फिर वो मिसेस खान से गुफ्तगू में मसरूफ हो गया। वो फैक्ट्री ही में अपने बास की आमद के मुंतजिर थी। उसे गुफ्तगू की आज़ादी फराहम करने की नीयत से मैं ड्राइंग रूम से टल गया। मैंने सोचा कि उससे मोहलत से फायदा उठाते हुए सलमा को उसकी रवानगी के प्रोग्राम से बाखबर कर दूं ताकि वो फौरी तौर पर अपनी तैयारी शुरू कर सके। मैंने सलमा की ख्वाबगाह के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसने ये जाने बगैर कि कौन आया था अंदर से आ जाओ की आवाज लगाई और मैं झिझकते हुए दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। सलमा हाथ पैर ढीले छोड़कर मसहरी पर चित लेटी हुई थी। उसका बच्चा करीब ही रखे हुए बेबी कार्ट में बेखबर सो रहा था। मुझे देखते ही सलमा ने तेजी से बिस्तर से उठने की कोशिश की तो मैं वहीं रुक गया और कहा, तुम आराम करती रहो, मेरी वजह से तकल्लुफ में पड़ने की जरूरत नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ, तुम अकेले ही हो? उसने कमजोर सी आवाज में पूछा। उसका जर्द चेहरा इस वक्त भी सुता हुआ था। हाँ, जहांगीर को कुछ लोगों को फोन करना है। मैं तुम्हें सिर्फ यह बताने आया था कि जहांगीर तुम्हें 5 बजे वाली परवाज से लाहौर भेज रहा है। अपना और बच्चे का सामान पैक करके रवानगी की तैयारी कर लो। आ जाओ और थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठो। वो दोबारा उसी अंदाज में मसहरी पर दराज होते हुए बोली, मैं तो ये सोच रही थी कि जहांगीर तुम्हारे साथ हुए तो मेरा यूं लेटे रहना मुनासिब नहीं होगा। शराबनोशी के बाद उन्हें जरा जरा सी बातें बड़ी होकर नजर आने लगती हैं। सलमा की वो बात सुनकर मेरी खोपड़ी सुन्न होकर रह गई। वो हकीकत में बहुत दहशतज़दा थी। उसकी हालत काबिल रहम हो रही थी, मगर इस हालत में भी उसकी सोच सीधी नहीं थी। शोर को दिखाने के लिए वो मुझसे हिजाब बर सकती थी, लेकिन खलवत में उसे मुझसे किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं थी। मैं उसका वजूद से नजरें चुराते हुए एक दूर उफ्तादा कुर्सी पर जा बैठा। हालांकि मसहरी के करीब भी 2 कुर्सियां मौजूद थी। सलमा ने एक नजर मेरी तरफ फिर खाली कुर्सियों की तरफ देखा और कसमसा कर अपनी पोजीशन उस तरह तब्दील कर ली कि मेरी तरफ देखते रहे। फिर उसने पुरतशवीश आवाज में सवाल किया, क्या जहांगीर के साथ मुझे पूरी जिंदगी इसी खौफ और दहशत के आलम में गुजारनी पड़ेगी? इसका माजी उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ता? जराइम 2 किस्म के होते हैं। पहली किस्म के जुर्म का इर्तिकाब करने वाले को हर शख्स मुजरिम समझता और उसे नफरत करता है, लेकिन दूसरी किस्म के जराइम हमारी मुआशरती जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी और चोर बाजारी करने वालों को कोई मुजरिम कहने की जरूरत नहीं कर सकता, क्योंकि इन संगीन जराइम को आज कारोबारी जरूरियात बल्कि लवाजिम का दर्जा दे दिया गया। जहांगीर के बेशतर दुश्मनों का ताल्लुक दूसरी किस्म के मुजरिमों से है। वो अपने इन जख्मों को आज तक फरामोश नहीं कर सके हैं जो जहांगीर ने उन्हें अपनी ज़ाहन से लगाए थे। वो पैसे के जोर पर वक्तन फवक्तन किराए के आदमियों से इस पर वार करते रहते हैं, लेकिन आज मैंने शहर के एक नामी ग्रामी बदमाश को जिस हालत में जूते मार कर यहाँ से निकाला है, उसके बाद इस बरादरी के लोग इधर आने के तसव्वुर से काम उठेंगे। लेकिन फिर भी एहतियात जरूरी है। मेरा ख्याल है कि आइंदा तुम बेखौफ व खतर
जिंदगी गुजार सकोगी। तुमने उसके साथ क्या किया था कि उसके पूरे जिस्म और चेहरे पर कोई जख्म ना आने के बावजूद उसका धाना खून में लथड़ा हुआ था। शायद उसे खून की क्या भी हुई थी। वो झुरझुरी लेकर बोली, कुछ नहीं, मैंने सिर्फ उसकी जुबान काट दी थी ताकि आइंदा वो हम में से किसी के नाम की तहकीर करने के काबिल न रहे। मैंने सपाट लहजे में कहा, 22 आदमियों के कातिल की जुबान काटकर उसे जूते से मारना आसान काम नहीं था। अब शायद वो जिंदगी भर जुर्म करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकेगा। वो प्रेरित लेकर रह गई। उसकी आंखें खौफ और बेयकीनी से कुछ और फैल गई थी। यकीन नहीं आता कि तुम जैसा नर्म खो इंसान ऐसी दरिंदगी भी कर सकता है। चंद लम्हों की खामोशी के बाद उस सरसराती और खौफजदा आवाज में बोली, खान सामा ने मुझे बताया था कि तुम किचन से सब्जी काटने वाली छुरी लेकर वापस भागे थे। इससे तो बेहतर होता कि तुम उसे ज़िबा ही कर देते। जुबान के बगैर वो जिंदा दरगोर हो जाएगा। शायद मकाफात अमल इसी को कहते हैं। तुम ये क्यों भूल रही हो कि वो 22 जीते जागते इंसानों का कातिल था। इनमें से बेशतर ऐसे थे जिन्हें वो जानता भी नहीं था। उसने मुआवजा लेकर उन्हें सिर्फ इसलिए मारा था कि मुआवजा देने वाले उन लोगों को जिंदा नहीं देखना चाहते थे। मुझे खुशी है कि आज मैंने एक ऐसे सफाक मुजरिम को सजा दी है जो अपनी चालाकियों की वजह से कानून की आईनी गिरफ्त से बचा हुआ था। मैं अब तक कई बार ये सोचकर लर्ज उठी हूं कि आज तुम इत्तेफाकन इधर ना आ गए होते तो क्या होता। जहांगीर नशे में बेहाल होते और वो आसानी के साथ उन्हें हाँक कर अपने साथ ले जाता। हम बहुत कुछ सोचते और करते हैं, फिर अक्सर औकात अपने किए पर नाज भी करते, लेकिन ये भूल जाते कि हम कठ पुतलियों से ज्यादा वक़्त नहीं रखते। कुदरत की नादीदा कुव्वतें हमें इस बंद गार की तरफ धकेलती रहती हैं जहाँ तकदीर हमारे घात या इंतजार में छुपी हुई होती है। इस बंद गार से कभी हम पर जिल्लत और तबाही हमलावर होती है और कभी खुशबख्ती का कमाल हमें हैरान कर देता है। मुझे भी किसी नादीदा कुव्वत ने ही इधर भेजा था, वरना अभी चंद ही रोज पहले मैं गजाला के साथ यहाँ आया था। उसने मुल्तजाना नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम इधर आते रहा करो ना, तुम्हारे आने से मुझे बहुत ढारस मिलती है। गजाला बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम्हारा साथ मुयस्सर है। बाज मर्दों में यह खूबी होती है कि उनकी पनाह में आया हुआ हर फर्द खुद को एक मजबूत साहिबान के नीचे महसूस करता है। मैं इस आसूदगी से महरूम हूँ। जहांगीर के साथ मैं खुद को एक लक्कोदक सहरा में बिल्कुल बिस्तरो सामाम महसूस करती हूँ। मुझे दुनिया की हर नेमत मुयस्सर है, मगर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास नापैद है। हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कोई मुझे लूट लेगा, उठा ले जाएगा या मार डालेगा। तुम आते हो तो मैं खुद को यक बयक बहुत महफूज और मामून समझने लगती हूँ। मुझे आते रहने में कोई एतराज नहीं, लेकिन जो कुछ तुम बता रही हो इसमें तुम्हारा अपना कसूर है। जहांगीर पर एतमाद करना सीखो, उसे ज़हनी फासला खत्म करके उसके मसाइल को समझने की कोशिश करो। ये जानने की कोशिश करो कि वो तुमसे क्या चाहता है। तुम उसकी तवक्कात को बेहतर अंदाज में पूरा करना शुरू कर दोगी तो उसके रवैये में खुद ब खुद इनकलाबी तब्दीलियां आ जाएंगी और तुम्हें उस पर एतमाद होने लगेगा। मर्द चूंकि मर्द होता है इसलिए वो उम्र भर अपनी अना का कैदी बनकर जिंदा रहता है। वो जिंदगी की बड़ी से बड़ी आसाइश हत्ता के घरेलू सुकून के लिए भी एक हद से नीचे आना अपनी इज्जत नफ्स के खिलाफ समझता है। इसकी अदा को बेहतर खुराक मिलती रहे तो वो छोटी छोटी खुशियों के लिए जमीन पर नाक रगड़ने पर भी आमादा हो जाता है। उसकी आंखें पुरख्याल अंदाज में छत पर मरकूज होगी और वह कमजोर आवाज में बोली, आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम जहांगीर के सच्चे और मुखलिस दोस्त हो। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए आसान चारा रही हूँ। तुम चाहते तो मेरी कमजोरियों से फायदा उठाकर मुझे अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बना सकते थे, लेकिन तुम इस रास्ते से हमेशा गुरेज करते रहे। मैं तुम्हारी एहसानमंद हूँ कि आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाया। शायद तुम सच ही कह रहे हो कि हम दोनों के दरमियान सिर्फ पनाह की जंग है जो एतमाद की दीवार को दीमक की तरह चाटे जा रही है। मैं आज के बाद कोशिश करूंगी कि जहांगीर से मेरा ज़हनी समझौता हो सके। यही हम दोनों के हक में बेहतर होगा।